गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा हम चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज क्या है डिस्कस कर चुके। फिर भी एक बार रिवाइंड करा देती हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन एक्सचेंज का मीन्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी वो रेट, रेट मीन्स यानी वो प्राइस जिसके आधार पर आप क्या करते हो, वन करेंसी को एक्सचेंज करते हो। किसके लिए? अनदर करेंसी के लिए। ठीक है, एक करेंसी एक्सचेंज होती है दूसरी करेंसी के लिए, वो जिस रेट पर, जो भी प्राइस पर। मान लीजिए $1 लेना है आपको, US$, बदले में आप 60 रुपीज आपको अपनी मनी पे करनी पड़ेगी। जो हमारी मनी है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी, बाकी हमारी करेंसी के अलावा जो भी रुपये के अलावा जो भी करेंसी है वो सारी क्या कहलाई जाएगी? फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी कहलाई जाएगी। तो हमें से 60 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ एक US$ को खरीदने के लिए। जो ये रेट है यानी ये प्राइस, ठीक है, ये प्राइस जो देना पड़ रहा है इसे ही बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसके बारे में डिस्कस किया ही था। चलिए, इसके बाद कल ही हमने डिस्कस किया था कि ये दो प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल में बताया था कि रेट तो है, यानी एक US$ के बदले कितना आपको अपनी मनी देनी है, कितने रुपए देने हैं, वो रेट। और फ्लेक्सिबल में ये चेंज होती रहती है, वो रेट चेंज होती रहती है। जैसे मैंने बोला 50 से देने हैं, कभी 60 हो रही है तो कभी 40 हो रही है, मान लीजिए ऐसा कुछ चेंजेस हो रहा है, और ये फ्लेक्सिबल कहलाया जाता है, यानी कुछ चेंजेस है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यानी ये जो एक्सचेंज रेट है, ये चाहे 50 से 60 गई, 50 से 40, किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है? डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई इसमें मेन रोल अदा करते हैं, ये भी डिस्कस किया था। इसके बाद कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो डिमांड का कर्व आपको पता है कैसे बनता है जी, ये है। ठीक है, इसका कैसा रिलेशन है? प्राइस, ये रेट प्राइस ही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉरेन करेंसी की, वो एक वस्तु ही होगी एक प्रकार से। हम 60 रुपए दे रहे हैं, हम 60 रुपए दे रहे हैं $1 खरीदने के लिए US$, तो ये एक तरीके से वस्तु ही मान लीजिए। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से आप ये मान के चलिए एक वस्तु ही है। तो डिमांड का, जब डिमांड हम देखते हैं तो प्राइस का, और ये वस्तु है, गुड्स है, तो कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अगर इसके प्राइस बढ़ गए, यानी इस वस्तु यानी इस US$ के प्राइस बढ़ गए, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस कम हो गए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ये रिलेशन है। इसके बाद सप्लाई का बताया था, सप्लाई का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव है। जैसे वस्तु में था वैसे ही गुड्स में, ऐसे ही यहाँ पर अगर हाई प्राइस है तो हाई सप्लाई, और लो प्राइस है तो लो सप्लाई। इसके बाद ये बताया था मैंने इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जहां पर इक्वल होंगे क्या? डिमांड और सप्लाई। अगर यहाँ पर हम ये देखें तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है आर पर, ई वो पॉइंट है जहां डिमांड सप्लाई एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए प्राइस अगर इससे अबो हो जाता है, प्राइस से क्या हो जाता है? अबो कर देते हैं, ये वो प्राइस है जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इस पर डिमांड सप्लाई इक्वल है, तो ये डिटरमाइंड होगा प्राइस मार्केट में। बाय चांस अगर थोड़ा सा ज्यादा भी कर देते हो, मान लीजिए 50 है, 50 से 60 कर देते हो, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ते ही अगर आप ये कर्व देखें तो सप्लाई की लाइन यहाँ है, डिमांड की यहीं खत्म हो जाती है, तो ये एक्सेस क्या आ जाएगी? सप्लाई। एक्सेस सप्लाई को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सेस सप्लाई को ठीक करने के लिए प्राइस कम करने पड़ते हैं। दोबारा ऑटोमेटिक मार्केट में प्राइस कम होगा। प्राइस कम कहाँ तक होगा बेटा? वही दोबारा आर तक। ये हमने माइक्रो में पढ़ा था ना, मार्केट इक्विलिब्रियम में, वो ही सेम कर्व है। और ऐसे ही अगर प्राइस कम डिटरमाइन किया जाता है 50 से 40, तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? कौन सी सिचुएशन? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को फिर ठीक करने के लिए, एक्सेस है, एक्सेस तो होना ही नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। एक्सेस को ठीक करने के लिए फिर प्राइस क्या कर दिए जाते हैं? इंक्रीज कर दिए जाते हैं। कहाँ तक इंक्रीज होंगे? सही आर तक, यानी 50 रुपीज तक ही इंक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोबारा डिमांड सप्लाई यहाँ पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। ओके बेटा, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सारा टॉपिक इजी था क्योंकि हमने माइक्रो में भी डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। इम्पैक्ट ऑफ चेंज, ध्यान हो तो माइक्रो में इंक्रीज डिक्रीज बताया था, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज कब होती है? इंक्रीज डिक्रीज वर्ड तब यूज करते हैं जब प्राइस में चेंजेस नहीं है, फिर अचानक डिमांड इंक्रीज हो गई या सप्लाई इंक्रीज हो गई अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर, उसे बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज, यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए
increase in demand for a foreign currency when more of it is demanded at its existing price exchange rate। देखिए क्या है, इंक्रीज इन डिमांड का अभिप्राय क्या है, जिसमें फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज कब होती है, जब ये ज्यादा परचेज की जा रही है अपने कौन से प्राइजेस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही ज्यादा परचेज की जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, डिमांड इंक्रीज हो गई फॉरेन करेंसी आप एक वस्तु मान के चलिए, जो माइक्रो में हम गुड्स की बात करते थे ये वो मान के चलिए, उसी के बेस पर सारा टॉपिक आप लिख दीजिए, जैसे वहां आप शो करते थे वैसे यहाँ शो करना है। तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी अकर व्हेन मोर ऑफ इट्स डिमांड फॉर इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। जो डिमांड इंक्रीज तब होती है फॉरेन करेंसी की, इंक्रीज कब कहते हैं, इंक्रीज मतलब कर्व आगे की ओर है, मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इंक्रीज मीन्स जब डिमांड इंक्रीज है अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर, और डिक्रीज इन डिमांड मतलब फॉरेन करेंसी के डिमांड कम है, मीन्स अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर। तो ये मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि माइक्रो से रिलेटेड है, माइक्रो में जो पढ़ा था वही है यहाँ पर। तो यहाँ अगर मैं कहूँ डिमांड इंक्रीज है, डिमांड इंक्रीज में आप क्या बताओगे, फॉरेन करेंसी, वस्तु तो यहाँ फॉरेन करेंसी है ना, फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई कौन से प्राइजेस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस। अगर मैं कहूँ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो मीनिंग क्या बताओगे, डिक्रीज डिमांड मीन्स डिक्रीज आया, क्वांटिटी डिमांड थोड़ी है, डिक्रीज आया, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इट मीन्स डिमांड फॉरेन करेंसी यानी वस्तु हो गई ना एक प्रकार की, फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हो गई कौन से प्राइस पर, अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर। आई होप क्लियर है ये। चलिए इसके बाद आता है मीनिंग। बेटा ये दो मीनिंग आ चुके, दोनों मीनिंग आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। आई होप क्लियर है। अगला लाइकवाइज ऐसे ही इंक्रीज इन सप्लाई की बात की जाए तो मीनिंग क्या बताओगे, इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई का कर्व ये है, सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई कौन से प्राइजेस पर, अपने एग्जिस्टिंग प्राइजेस पर, कौन से प्राइजेस पर, अपने एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई इंक्रीज होना क्या कहलाया जाता है, इंक्रीज इन सप्लाई। और ऐसे ही डिक्रीज इन सप्लाई किसे कहोगे, एग्जिस्टिंग प्राइजेस पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर जब सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वर्ड ऑफ फॉरेन करेंसी। आई होप ये चार मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। डिक्रीज एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज डिमांड फॉरेन करेंसी तो मान लीजिए वो वस्तु ही है, डिक्रीज डिमांड कब होगी, जब डिमांड डिक्रीज हो गई है, यानी वही क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई है किसकी, फॉरेन करेंसी की एग्जिस्टिंग प्राइस। इंक्रीज डिमांड कब बोलोगे, जब डिमांड इंक्रीज यानी वही क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है फॉरेन करेंसी की एग्जिस्टिंग प्राइस पर। और ऐसे ही सप्लाई का आपको लिखना है, बहुत सिंपल टॉपिक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब आता है इट इज सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, ये अभी बता चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ दीज फोर सिचुएशन ऑन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, देखिए लेट अस एग्जामिन, हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ दीज फोर सिचुएशन ऑन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, किस तरीके से अब ये प्रभाव डालेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पर, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए लेट अस कंसीडर एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज। मैंने अभी पीछे स्टार्टिंग में बताया था आपको कल कि कोई भी एक करेंसी लेनी है आपको, उस करेंसी के बेस पर ये पूरा चैप्टर है। तो करेंसी यहाँ ली गई है यूएस डॉलर, ठीक है, करेंसी तो बहुत प्रकार की होती है, अब यहाँ यूएस डॉलर इसलिए लिया है, जैसे जनरली ज्यादा चलन में भी यही होता है, और बस अब पूरा चैप्टर इसी के बेस पर है यूएस डॉलर, आपको यही करेंसी बार बार वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, एज रेफरेंस लेट अस कंसीडर एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज रेट देखेंगे, इंडियन मीन्स यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस स्थिति का। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बेटा यही टॉपिक है, एक तो इंक्रीज और डिक्रीज, और दोनों बहुत सिंपल टॉपिक है। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी, या हम कहें, ध्यान दीजिएगा ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, ये क्या गिवन, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर, चाहे छोड़ दीजिए आप फॉरेन करेंसी वर्ड यूज कीजिए। अगर डिमांड इंक्रीज हो गई फॉरेन करेंसी की, इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
तो डेप्रिसिएशन यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी का ह्रास हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। कैसे, अब यही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही अगर रिवर्स कर देंगे सिचुएशन तो एप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये दो मीनिंग और टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखते हैं, चलिए सबसे पहले मीनिंग, इंक्रीज इन डिमांड क्या? इंक्रीज इन डिमांड इज रिफ्लेक्टेड बाय शिफ्ट इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट हो रही है डिमांड यहाँ पर। चलिए तो शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन माइक्रो में किया। टू दी राइट, राइट की ओर हो रही है। चलिए टॉपिक देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। इम्पैक्ट बताना है इंक्रीज इन डिमांड का। तो डिमांड इंक्रीज करो, डिमांड इंक्रीज कब करनी है? जब उसको सप्लाई के साथ भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ ये तो डिमांड सप्लाई पहले एक दूसरे को कट कर रहे थे, फिर अचानक डिमांड इंक्रीज हो गई अपने कौन से प्राइजेस पर? एग्जिस्टिंग प्राइजेस पर। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बनाना। ट्रायंगल जो हम माइक्रो में शो कर रहे थे, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा था, फिर इसको शो कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं करना, बस एक कर्व बनाना है। और उसके बाद बेटा दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है। अगर हम देखते हैं डिमांड इंक्रीज हो गई यहाँ से डी से D1, ठीक है। फिर अचानक जब डिमांड इंक्रीज, बेटा डिमांड में आगे हमने इंक्रीज लगा दी, यानी सप्लाई क्या रह रही होगी? कमी रह रही होगी। और यानी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई होगी? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी की सप्लाई तो इतनी है नहीं जितनी डिमांड है। तो कैसे सिचुएशन को ठीक करेंगे? प्राइस को इंक्रीज करके। यहाँ कोई ट्रायंगल कुछ शो नहीं करना, बस एक कर्व बनाना है, बहुत सिंपल। तो एक्स एक्सिस पर वही डिमांड और सप्लाई, यानी ये क्वांटिटी हो गई ना, और यहाँ पर आपको प्राइस यानी ये रेट बताना है। क्लियर? ये एस है और ये डी है, यहाँ पर पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर हम देखते हैं अचानक डिमांड इंक्रीज हो गई। चलिए तो कर देते हैं डिमांड इंक्रीज, यहाँ से आ गई डी से D1। तो इस स्थिति में क्या होगा, बस आपको ये बताना है। इसको कोई कुछ भी खास यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं बताना, बस यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। डी किसको शो कर रहा है? इनिशियल डिमांड कर्व फॉर $, ठीक है। डी किसको शो कर रहा है यहाँ पर? इनिशियल डिमांड कर्व को। और D1 किसको शो कर रहा है बेटा? D1 फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है डी से D1 की ओर। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? डी से D1 की ओर, जैसा अभी हमने देखा। दिस कोज अ राइज इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जब शिफ्ट हो जाएगी डिमांड कर डी से D1 तो राइज हो जाएगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सेस डिमांड आ गई है, ठीक है। माइक्रो में करते थे ना, जब डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी, तो इट मींस एक्सेस क्या हो गई? डिमांड हो गई। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अब एक्सेस डिमांड है तो इट मींस यहाँ कोई ये वर्ड यूज नहीं होगा, लेकिन आप माइंड में थोड़ा लेकर चलिए जो माइक्रो में करते थे। दिस कोज राइज नहीं, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम की प्राइस में राइज हो रहा है, जो कि हम कह सकते हैं OR से कहाँ की ओर जा रहा है? OR1, ठीक है। इसके बाद नाउ वन, अब $, जो पहले अवेलेबल था 60 में, यहाँ मान लीजिए 60 में, अब कितने में अवेलेबल होगा? 70 में। कितने में अवेलेबल होगा? 70 में। तो बेटे इस स्थिति में देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ बोलते हैं हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन मीन्स एक $, खरीदने के लिए हमें हमारी करेंसी अब पहले से ज्यादा देनी पड़ेगी, मोर देनी पड़ेगी, ठीक है। वी विल हैव टू पे मोर करेंसी। अब हमें अपनी करेंसी मोर देनी पड़ेगी सिर्फ बाय करने के लिए फॉर $1। पहले 60 दे रहे थे, अब 70। तो देखिए हमारे पास तो कितनी कमी हो गई। डेप्रिसिएशन कमी को शो करता है ना। तो पहले तो हम 60 दे रहे थे, अब 70। वही $, तो वही है उसी को परचेज करने के लिए, यानी वस्तु वही है, अब वो महंगी हो गई, अब हमें ज्यादा मनी देनी पड़ रही है। इट मींस हमारे पास मनी की कमी हो जाएगी। तो इस स्थिति को कहेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। मीन्स हमारी करेंसी का क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ आपको ये डिस्कस करना है, कोई एक्सेस डिमांड कुछ नहीं बताना है, सिर्फ इसके बारे में बताना है, स्थिति को क्या कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखें आगे, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान है। बेटा सिर्फ डिमांड ही इंक्रीज हुई थी, सप्लाई में कोई इंक्रीज नहीं हुआ था, और डिमांड इंक्रीज होने के कारण ही बस डिमांड पर ही है, बाकी सारे जो अदर फैक्टर है, मींस जो सप्लाई है वो सब कांस्टेंट है, उनमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ चेंजेस हुआ डिमांड, जिसके कारण प्राइस प्रभावित हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड टू राइज इन एक्सचेंज रेट। जब डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो राइज हो जाती है एक्सचेंज रेट। This is described as situation of currency depreciation or depreciation of the domestic currency। तो ये
इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ दी फॉर डोमेस्टिक करेंसी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। फिर देखिए बेटा, टॉपिक था ऐसे अलग अलग आ जाता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में। इम्पैक्ट बताइए इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। तो इम्पैक्ट बताना है आपको, तो बताइए ना क्या दिक्कत है। इम्पैक्ट बताना है जब इंक्रीज हो गई डिमांड, तो इट मीन्स पहले डिमांड सप्लाई ये थी, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे थे, फिर अचानक हमने देखा डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर पहले पी प्राइस था रेट, अब P1 हो गया, यानी जब डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं हो गई हुई, इट मीन्स एक्सेस डिमांड, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ठीक करने के लिए प्राइस क्या कर दिए जाते हैं, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज कितने हो गए, 50 से मान लीजिए 60 हो गए, तो इट मीन्स आप चाहे 50 60 लिखिए, चाहे 60 से 70 पर पहुंचाइए, वो आपकी मर्जी, आप क्या शो करते हैं, ठीक है। इसको तो हम देखते हैं यहाँ इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया है। डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन कब होता है, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है। डेप्रिसिएशन क्यों हो गया, क्योंकि पहले हमें ओनली 50 रुपी पे करने पड़ रहे थे फॉर बाय $1, बट नाउ वी हैव टू पे 60 रुपीज फॉर बाय $1, ठीक है। बाय करने के लिए हमें 60 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। हमारी करेंसी तो ज्यादा जा रही है, वस्तु यानी आप वस्तु मान के चले इसे, कि जो एक $1 है, एक प्रकार की वस्तु हो गई हमारे लिए। कंसिडर कीजिए, लिखना नहीं है, गुड्स मत लिख देना, कहीं लिख दो गुड्स, नहीं लिखना, आपको $1 है। मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, मानने के लिए, कंसिडर करके कह रही हूँ, ताकि टॉपिक माइक्रो से रिलेट करके आप उसको अच्छे से समझ जाएं। मैं सब एक $1 को खरीदने के लिए आपको, $1 वही है, उसमें कोई क्वालिटी कुछ नहीं आई है, बल्कि गुड्स में तो कम से कम क्वालिटी तो आती है। प्राइस बढ़ गया तो हो सकता है कि उसमें कुछ क्वालिटी फीचर कुछ तो ऐड हो, में ऐसे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बेटा $, ये तो ये का यही रहेगा, इसमें तो क्या है, इसकी क्या वैल्यू, ये तो यही का ये तो एक करेंसी है, ठीक है, और इसका महत्व ये ही रहेगा, बस अंतर हो गया, पहले 60 दे रहे थे, अब हम 70 रुपए दे रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी करेंसी का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। बेटे ये टॉपिक आ जाता है, इसलिए मैंने 2 टाइम्स रिपीट कराया। चलिए अब आता है करेंसी डेप्रिसिएशन का अभिप्राय, वह सिचुएशन जहां पर डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि हमारी करेंसी का लॉस हो रहा है, वैल्यू लॉस हो रही है, क्योंकि हमें ज्यादा देनी पड़ रही है मनी, तो हमारी तो वैल्यू लॉस हो गई ना, मीन्स हमें तो ज्यादा देनी पड़ रही है, करेंसी का लॉस होता जा रहा है हमारे पास से, उसका मूल्य घटता जा रहा है, अब हमें ज्यादा देना पड़ा, हमारे पास कमी होती जा रही है, तो उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी महंगी हो, हमारी करेंसी तो क्या है, वही की वही है, बल्कि हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, तो इट मींस डेप्रिसिएशन। सो दैट यू नीड मोर, इट मीन्स आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे बाय करने के लिए एक $, ठीक है। जैसे $, पहले 60 का था, अब आपको कितना देना पड़ेगा, 70 रुपीज देने पड़ेंगे एक $1 को खरीदने के लिए, तो इसको कहेंगे कि हमारी इंडियन करेंसी का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ज्यादा इंडियन करेंसी पे करनी पड़ रही है ओनली बाय फॉर $1। चलिए आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो देखिए इम्पैक्ट क्या है, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज हो गई तो क्या कर बनाएंगे, पीछे कर देख रहे आप तो बेटा अपने आप बना सकते हो, डिमांड सप्लाई कट कीजिए एक साथ, ठीक है, ये हमने कर दी, ओके, ये हमने प्राइस बना दिया, ये क्वांटिटी हो गई है ना, क्वांटिटी मतलब डिमांड सप्लाई, और ये रेट आ गई, रेट लिखना है वैसे, ठीक है, वो मैं तो माइक्रो के हिसाब से बताई थी, आप रेट वर्ड यूज करेंगे। चलिए आ गया, सिचुएशन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, डिमांड डिक्रीज कर दो। कहाँ काट रहा है सप्लाई को, यहाँ तो हमने क्या देखा, प्राइस तो कम हो गया, R से कहाँ आ गया, R1, तो बेटा ऐसा क्यों हो गया, माइक्रो पर आ जाइए, लिख सकते हो, गलत नहीं होगा कि पहले तो मीनिंग बताएंगे, सबसे पहले टॉपिक लिखते समय आप डिक्रीज इन डिमांड का मीनिंग बताएंगे। डिक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड डिक्रीज हो जाना फॉरेन करेंसी की उसके एग्जिस्टिंग प्राइस पर, ठीक है, तो इट मीन्स पहले हम मान लीजिए एग्जिस्टिंग प्राइस पर डिमांड डिक्रीज हो जाना, इस स्थिति में क्या हो जाती है, जब डिमांड डिक्रीज तो एक्सेस सप्लाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक्सेस सप्लाई को ठीक करने के लिए प्राइस क्या कर दिए जाते हैं, रिड्यूस कर दिए जाते हैं। ये बातें लिखनी नहीं है, लेकिन जैसे माइक्रो में कॉन्सेप्ट था वैसे यहीं पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे माइक्रो में था वैसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो कम कर दी जाती है, प्राइस कम कर दिए जाते हैं, R से कहा जाता है, ये R1 आ जाता है। इस प्रकार
हम देखते हैं पहले R से R1 यानी रेट कम हो गई। इट मीन्स पहले मान लीजिए 60 रुपीज मैं दे रही थी, अब मुझे 50 देने पड़ेंगे, 50 देने पड़ेंगे। तो इट मीन्स मैं क्या कहूंगी, मेरी करेंसी तो बच गई, मेरी करेंसी क्या हो गई, बच गई। तो इट मीन्स मेरी करेंसी का क्या हो गया, एप्रिसिएशन। मेरी करेंसी अब मुझे ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, ओनली फॉर बाय $1। तो मेरी करेंसी का क्या हो गया है, एप्रिसिएशन। इस सिचुएशन को कहते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो बेटा एप्रिसिएशन कब होगा, डेप्रिसिएशन कब होगा, डेप्रिसिएशन तो तब हो रहा था जब डिमांड क्या हो रही थी, इंक्रीज, जब डिमांड क्या हो रही थी, इंक्रीज, ठीक है। और एप्रिसिएशन कब होगा, जब डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज, जब डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। देखिए बेटा, तो जैसे मैंने अभी कराया बस वैसे ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए करते हैं एक्सप्लेन, बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लिखना ही नहीं है आपको। चलिए देखते हैं बेटा, डिमांड सप्लाई यहाँ पे गिवन है और यहाँ रेट गिवन है, डिमांड सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं। चलिए तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है जब डी से D1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी को शो कर रहा है, ये डिमांड कम हो रही है ना। इट मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, OR से नीचे की ओर आ जाएगा OR1। यानी अब एक $, जहां पहले 60 रुपए मुझे देने पड़ रहे थे, अब मैं तो 50 रुपए ही दूंगी, ठीक है। बाकी सब बातें तो कांस्टेंट है, ठीक है, केवल इसमें ही चेंजेस है और सप्लाई सब कांस्टेंट। और ना ही ये ऐसा अपने आप किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, डेलिब्रेट नहीं किया गया, ऑटोमेटिक लोगों द्वारा की प्रवृत्ति थी, उनकी तो हो गई। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। अब डिमांड जब डिक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी की, इट मीन्स लीड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड डिक्रीज। तो सिचुएशन तो वो है, डिमांड डिक्रीज मतलब एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई को ठीक करने के लिए प्राइस क्या किए जाते हैं, रिड्यूस, तो वही सिचुएशन है, प्राइस कम हो जाते हैं। और इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, जब हम अब प्राइस कम, इट मीन्स अब पहले मुझे 60 देने पड़े था, मैं 50 ही दूंगी, मेरी करेंसी मेरे पास बच गई है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन। इट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, इसको हम कहेंगे डायरेक्टली रूप से हम कहेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, यानी अब हमें करेंसी कम देनी है, तो हमारी करेंसी का क्या हो गया, एप्रिसिएशन। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। करेंसी डेप्रिसिएशन देखते हैं। चलिए, करेंसी एप्रिसिएशन वह सिचुएशन जिसमें डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, एप्रिशिएट यानी गेन हो गई हमारी वैल्यू, अब हमारे पास मनी वो ज्यादा बच रही है, अब एक $1 को खरीदने के लिए रिलेशन टू फॉरेन करेंसी उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब हमें ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं तो इट मीन्स उसका मूल्य कम है, हम ये कहेंगे, और हमें कम पे करना पड़ रहा है तो इट मीन्स हमारी करेंसी अब स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो इट मीन्स यू नीड लेस रुपीज, यानी कम रुपीज की जरूरत होगी एक $1 बाय करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स 60 के प्लेस पर आपको 50 देने पड़ेंगे, इसे क्या कहेंगे, करेंसी का क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन। अब आता है बेटा इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसका भी वैसे ही बनाना है कर जैसे पीछे बनाया था। इंक्रीज इन सप्लाई यानी शिफ्ट इन सप्लाई कर कहेंगे। चलिए तो इसका भी देख लेते हैं, इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दो ही बताना। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं कर बना देती हूँ, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ओके। चलिए ये डिमांड हो गई, ये सप्लाई, तो हमने क्या देखा, इंक्रीज हो गई सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज कर दो, यहाँ हो गई, कहाँ कट कर रही है डिमांड को जी, यहाँ कट कर रही है, यानी देखो नीचे यहाँ टच करोगे तो प्राइस क्या हो रहा है, कम, प्राइस कम। तो आप देख लीजिए कौन सी सिचुएशन हो गई, इट मींस पहले आपको 60 रुपए का मिल रहा था, अब 50 में ही $, मिल जाएगा, यानी कौन सी स्थिति हो गई, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन। रटने वाली बात नहीं है, कर बनाइए फिर देखिए कि रेट कहाँ जा रही है, जहां रेट जा रही है नीचे जा रही है, तो इट मीन्स अब हमें कम पे करना है, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन। अगर रेट ऊपर की ओर जानी है यानी अब हमें ज्यादा पे करना है, तो हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। तो शिफ्ट हो जाएगा कर S से S1, यानी हमारी इक्विलिब्रियम रेट जो है कम हो जाएगा OR से OR1, यानी अब हमें 60 के प्लेस पर 50 रुपीज देना है, इट मीन्स हमारी करेंसी का क्या हो गया, एप्रिसिएशन। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, सारा बना बना के देखना है आपको, कर पहले रफ में और फिर फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन करिए, चलिए मैं बना देती हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं क्या आती है सिचुएशन, हम देखेंगे, पता नहीं क्या ही आएगी, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या सिचुएशन आएगी और आपको भी नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो। चलो तो देख लेते हैं कौन सी सिचुएशन आएगी। ये हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया, देखिए
जी ये डिमांड आ गई यहाँ पर, तो ये सप्लाई है, ठीक है, और ये है डिमांड। टॉपिक क्या है? टॉपिक है डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज कर दो, चलिए कर दीजिए, कर दिया हमने। तो डी को कहाँ कट कर रहा है? तो यहाँ कट कर रहा है डिक्रीज होने पर, तो इसको पॉइंट शो करो, यहाँ कर दिया। पहली लाइन तो यहाँ आ रही थी, ये तो आर था। अब लाइन ऊपर की ओर चली गई R1, यानी बढ़ गया प्राइस। इट मीन्स यहाँ करेंसी का क्या हो गया? 50 से 60 रुपए देने पड़ेंगे, डेप्रीसिएशन। तो बेटा बहुत सिंपल, सिर्फ कर बनाइए और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि एप्रिसिएशन है या फिर डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बेटा इसको शो किया गया है, जब सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी S से S1, इट मीन्स क्या हो रहा है? प्राइस जब सप्लाई कर शिफ्ट हो जाती है S से S1, तो हम देख रहे हैं अब पहले जहां $70 70 का था, अब कितना देना पड़ रहा है? 60 देना पड़ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारी करेंसी का क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट राइज व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज और व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल। देखिए एक्सचेंज रेट कब राइज हो रही है? जब फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो रही है? राइज, और सप्लाई क्या हो रही है? गिर रही है। इसे हम कहेंगे डेप्रीसिएशन। दूसरे शब्दों में रिवर्स हो जाएगा तो वो एप्रीसिएशन। अब अंतर देख लीजिए, एप्रीसिएशन क्या है? वह सिचुएशन जिसमें फॉल इन एक्सचेंज रेट फॉल हो रहे हैं, डेप्रीसिएशन जिसमें राइज हो रहे हैं। एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन करेंसी के प्राइस। लेस रुपीस की जरूरत होगी अब US डॉलर को खरीदने के लिए, या मोर रुपीस की जरूरत होगी। और ये किस स्थिति में? अभी आपने देखा ना, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड। रिवर्स करना है, डिमांड डिक्रीज तो वो इंक्रीज हो रहा होगा सप्लाई, ठीक है, और यहाँ पर डिमांड इंक्रीज तो सप्लाई डिक्रीज हो रही होगी। और एग्जाम्पल, पहले एप्रिसिएशन जहां हमें 60 रुपए देने पड़े थे, 50 देने पड़ रहे हैं, और डेप्रिसिएशन जहां 60 देने पड़े थे, अब 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आई होप बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है। अच्छे से कर बनाकर देखना है, नोटबुक में हाथों हाथ बनाकर देख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, कोई डिफिकल्टी आपको फील नहीं होगी। ओके, फिर फेयर नोटबुक में करके देखना है। ओके बेटा, थैंक यू।